हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन में। दोस्तों, आज मैं आपको 4 डिजीज़ के बारे में बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले है मिर्गी यानी कि अपस्मार जिसे बोला जाता है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों लकवा, जिसे पक्षाघात के नाम से जाना जाता है। फिर दोस्तों आधा शीशी का दर्द और कमर में दर्द। इन 4 बीमारियों के बारे में बताऊँगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें किस प्रकार इनकी रोग की उत्पत्ति होती है, कौन कौन से इन रोग के अंदर लक्षण दिखाई देते हैं और किस तरह से इसका उपचार किया जाता है। दोस्तों, अगर उपचार की बात की जाए तो इसमें दोस्तों मैं हर तरीके के उपचार के बारे में बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप इसमें घरेलू उपाय किस प्रकार अपना सकते हो, इसमें कौन कौन सी एलोपैथिक दवाएं हैं, आयुर्वेदिक दवाएं हैं, होम्योपैथिक दवाएं हैं, जितनी भी दोस्तों तमाम प्रकार की चिकित्साएं उपलब्ध होती है दुनिया में, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों साथ ही साथ इसमें जितनी प्रकार की चिकित्साएँ हैं, जैसे कि दोस्तों चुंबकीय चिकित्सा हुई आपकी और एक्यूप्रेशर चिकित्सा हुई, इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, किस तरह इसको आपको अपनाना है, ये भी मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले मिर्गी के बारे में और ये मिर्गी किस प्रकार इस रोग की उत्पत्ति होती है। चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों स्नायु तंत्र के रोगों के बारे में। दोस्तों जो मिर्गी होता है वो स्नायु तंत्र के रोगों के अंतर्गत आता है। वैद्य पुरुषोत्तम के अनुसार वही मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ है जिसके शरीर में वात, स्नायुमंडल, पित्त, पाचक अग्नि एवं रक्त संवहन और कफ, ओज व मल का उत्सर्जन करता है। तीनों निश्चित रूप से अवस्था में बराबर और एक समान रहें तथा तीनों प्रणालियाँ यथावत काम करती रहें। यदि ऐसा नहीं है तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि इस दशा में शरीर अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है। यानी कि दोस्तों उनका कहने का अभिप्राय यह था कि वही मनुष्य खुश रह सकता है या वही मनुष्य स्वस्थ रह सकता है जिसके शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों निश्चित रूप में बराबर हैं, वही स्वस्थ रह सकता है। और जिनके वात, पित्त, कफ असंतुलन मात्रा में है वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि दोस्तों असंतुलन की अवस्था में हमारा शरीर अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं सबसे पहले मिर्गी के बारे में। मिर्गी को अपस्मार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जानते हैं इस रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है और कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से मिर्गी के रोग की उत्पत्ति होती है। दोस्तों अगर मिर्गी की बात की जाए, मिर्गी पर्याय 10 से 20 वर्ष की आयु के किशोरों और युवकों का होता है। यानी कि दोस्तों जो मिर्गी होती है वो बच्चों से लेकर युवावस्था के किसी भी को हो सकती है। इस रोग में कुछ विशेष कारण बताए जाते हैं, जैसे हस्तमैथुन अधिक करना, अधिक शराब पीना, मानसिक और शारीरिक श्रम की अधिकता और ऋतु संबंधी दोष किसी भी अवस्था में दोस्तों जो मिर्गी होती है वो हो सकती है। वैसे सिर पर चोट लगने और आंतों में कृमियों की अधिकता से भी बीमारियां हो सकती हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर किशोरों एवं युवाओं को मिर्गी बहुत ही जल्दी हो जाती है। दोस्तों सिर में चोट लगने की वजह से और जो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें कीड़े पड़ने की वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति जो होते हैं और जो युवा होते हैं उनमें मिर्गी बहुत ही जल्दी हो जाती है। जानते हैं दोस्तों मिर्गी के लक्षण क्या होते हैं। जिनको दोस्तों मिर्गी होती है वो किस प्रकार उस रोगी के आप लक्षण को पहचान कर ये जान सकते हो कि उसको मिर्गी हुई है। इस रोग में अचानक दौरा पड़ता है, अतः जो रोगी तुरंत ही गिर पड़ता है, उसकी गर्दन अकड़कर टेढ़ी हो जाती है, आंखें फटी फटी सी जाती हैं और पलकें एक जगह रुक जाती हैं। रोगी के मुंह से झाग निकलने लगता है, झाग बहने लगता है, वह हाथ पैर पटकता रहता है, दांतों को किटकिटाता है और मिसमिसाता है। कई प्रकार दांतों के बीच में जीभ आ जाने के कारण जीभ भी कट जाती है। मूर्छा यानी कि बेहोशी की अवस्था में कुछ रोगियों के शरीर से मलमूत्र भी निकल जाते हैं। इसमें सांस लेने और छोड़ने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। यह दौरा 10 मिनट से लेकर 2 से 3 घंटे तक हो सकता है। फिर रोगी को होश आ जाता है, वह इतना अधिक थक जाता है कि उसे नींद आ जाती है। दोस्तों इस रोग में सबसे पहले तो दौरा पड़ता है। दौरा पड़ने की वजह से जो रोगी होता है वो एक साथ गिर जाता है, उसकी गर्दन अकड़ती है, आंखें फट जाती हैं, पलकें एक जगह रुक जाती हैं, उसके मुंह से झाग बहते हैं, हाथ पैर पटकता रहता है, अपने दांतों को किटकिटाता है, मिसमिसाता है। कभी कभी तो दोस्तों उसके दांतों में जीभ आने की वजह से जीभ भी कट जाती है। बेहोशी की अवस्था में किसी किसी रोगी का मलमूत्र निकल जाता है। सांस लेने और सांस छोड़ने में कष्ट होता है। दोस्तों ये जो दौरा पड़ता है वो 10 मिनट से लेकर 2 से 3 घंटे तक हो सकता है। उसके बाद जो रोगी को होश आता है, रोगी इतना ज़्यादा थक जाता है कि वो तुरंत ही सो जाता है। चलिए दोस्तों अगर किसी को मिर्गी का कोई शिकार है या फिर मिर्गी से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दोस्तों उसके लिए मैं कुछ घरेलू निदान बता रहा हूँ। घरेलू उपाय अपनाकर उसके मिर्गी के उपचार को ठीक किया जा सकता है।
मिर्गी की बीमारी को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों अगर घरेलू निदान की बात की जाए तो रोगी का दौरा पड़ने के बाद उसे उठाकर बाईं और दाईं करवट लिटा दें ताकि उसके मुंह से विषैले झाग आसानी से निकल जाएं। बेहोशी की हालत में रोगी के मुंह में कोई भी तरल पदार्थ न डालें क्योंकि तरल पदार्थ वायु प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। दौरा पड़ने के बाद रोगी को अमोनिया या चूना या नौशादर सुंघाकर सुंघाना चाहिए ताकि तेज गंध के कारण उसकी बेहोशी दूर हो जाए। बच का कपड़छन चूर्ण 2 रत्ती की मात्रा में थोड़े से शहद में मिलाकर रात को उसे चटाना चाहिए। अकरकरा 100 ग्राम, पुराना सिरका 100 ग्राम और शहद 140 ग्राम। इसमें दोस्तों आपको पहले अकरकरा के सिरके को घोंटें, बाद में शहद मिला लें। 7 से 8 ग्राम दवा प्रतिदिन सुबह के समय दें। 2 ग्राम तगड़ ठंडे पानी में पीस लें। फिर दोस्तों उस पानी को लगभग 1 मास तक नित्य पिलाएं। कंटीली चौलाई की जड़ 20 ग्राम और काली मिर्च के 10 दाने दोनों को 50 ग्राम पानी में पीस कर छानकर लगभग 15 दिनों तक पिलाएं। 15 दिनों तक पिलाना है दोस्तों आपको। ये आपको जो कंटीली चौलाई है वो आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। काले तिल 30 ग्राम और लहसुन 10 ग्राम दोनों को घोटकर कुछ दिनों तक खिलाने से भी मिर्गी में दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। शंख पुष्पी का रस 40 ग्राम, कुट का रस 4 रत्ती दोनों को मिलाकर शहद के साथ चटाने से मिर्गी रोग में यानी कि अपस्मार रोग में फ़ायदा होता है। नीम की 4-5 छोटी कलियां, अजवाइन 4 ग्राम और काला नमक 3 ग्राम, इन सभी को थोड़े से पानी में घोंटकर पी जाएं। मिर्गी जल्दी ही ठीक हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने जितने भी उपाय बताए हैं आप इसमें से किसी एक उपाय को कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे आप दोस्तों किसी भी एक उपाय को करोगे आपको उसी से फ़ायदा हो जाएगा। अगर दोस्तों उससे फ़ायदा नहीं होता है तो आप किसी दूसरे उपाय को अपना सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सैकड़ों तरीके के उपाय बताऊँगा किसी भी रोग को ठीक करने के लिए। तो दोस्तों आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों और जानते हैं हम घरेलू उपाय किस प्रकार हैं। दोस्तों शरीफे के पत्ते आते हैं, उसको पानी में पीसकर कुछ बूंदे नाक में डालने से रोगी को होश जल्दी आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो चित्र बताया गया है, जो यहाँ पर डायग्राम है, मिर्गी को दौरे को ठीक करने के लिए शरीफे के पत्ते बहुत ही अच्छे कारगर होते हैं। वो मिर्गी को बहुत ही जल्दी ठीक कर देते हैं। नींबू के रस में जरा सी हींग घोलकर मिर्गी के रोगी को चटाने से काफ़ी लाभ पहुँचता है। अगर दोस्तों आप 5 ग्राम खीरे के रस में आधा नींबू निचोड़ कर पिलाएंगे तो भी दोस्तों रोगी के मिर्गी की संभावना कम हो जाएगी और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सहतूत का रस 20 ग्राम, सेब का रस 10 ग्राम, पपीते का रस 10 ग्राम, तीनों को मिलाकर कुछ दिनों तक रोगी को नित्य रूप से पिलाने से तो भी दोस्तों रोगी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। आक की जड़ को सुखाकर पीस लें। फिर दोस्तों इसे बकरी के दूध में घोलकर एक शीशी में भर लें। मिर्गी का दौरा पड़ने पर उसे रोगी को सुंघाएं, उसे तुरंत ही होश आ जाएगा। दोस्तों आपको आक की जड़ को सुखाकर पीस लेना है। फिर उसमें दोस्तों बकरी के दूध में घोलकर उसे आधी शीशी या 1 शीशी उसे भर लेना है। मिर्गी का दौरा पड़ते ही उस रोगी को सुंघाने से दोस्तों उसको तुरंत होश आ जाएगा। तुलसी के 4-5 पत्ते कुचलकर उसमें कपूर मिलाकर रोगी को बार बार सुंघाने से तो भी दोस्तों रोगी का जो मिर्गी का रोग होगा वो जल्दी ही ठीक होगा। आपको 2 चम्मच कप दूध में आधा कप सॉरी दोस्तों आपको 2 कप दूध में 1/4 कप मेहंदी के पत्तों का रस मिलाकर देने से रोगी को काफ़ी लाभ पहुंचता है। 1 चम्मच प्याज के रस में थोड़ा सा पानी मिलाकर अगर आप पिलाओगे तो भी दोस्तों मिर्गी के रोगी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि दोस्तों नेचुरल ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं हम मिर्गी के रोग को दूर करने के लिए। हरे रंग की बोतलों में शुद्ध पानी भरकर धूप में रख दें। 24 घंटे बाद इस पानी में 4-4 चम्मच और 4-4 चम्मच शाम को, 4-4 चम्मच सुबह आपको सेवन करवाना है। ऐसा करने से दोस्तों मिर्गी का जो रोगी होगा वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। 3 सेकंड तक दोस्तों आपको कपाल पर पानी की धार छोड़नी है, यानी कि पानी की धार 3 सेकंड तक सर पर डालनी है। पेट पर पानी की धार 2 मिनट तक डालनी है। नाक में पानी पीने का अभ्यास किसी योग शिक्षक की देखभाल में करना चाहिए। सुबह मस्तिष्क पर काली मिट्टी का लेप करने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इसमें होम्योपैथिक चिकित्सा किस तरह बताई गई कि होम्योपैथिक चिकित्सा से किस प्रकार मिर्गी के रोग को दूर किया जा सकता है। मिर्गी रोग में फेरम सियानेटम 6 या फेरम सियानेटम 200 का इस्तेमाल करें तो दोस्तों मिर्गी रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। यदि मिर्गी के कारण रोगी बेहोश हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में कैरिसकम एनम मदर टिंचर की कुछ बूंदें दोनों नाक के अंदर डालेंगे तो दोस्तों मिर्गी के रोगी को होश आ जाएगा। रोग शुरू होने से पहले चक्कर आए, आँखों के सामने अंधेरा छाए,
कान सुन पड़ जाएं, शरीर में कंपन बढ़े, अकड़न, दांत भीग जाएं, जीभ दांतों के बाहर आ जाए या फिर मुंह से झाग निकले आदि, इन्हीं सभी लक्षणों में रोगी के मुंह में एबिसिथलम की 1 से 2 बूंद डालें। मिर्गी रोग में मानसिक रोग शक्ति की ठीक करने तथा कवच दूर करने के लिए बरबैना का इस्तेमाल करें। अचानक मिर्गी, बेहोशी और मुंह में झाग आने की दशा में कॉर्लीब्लोम 3 का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जिन किशोरों को मानसिक कमजोरी के कारण मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उन्हें जिंक और होयासाइमस दें। ऐसा करने से दोस्तों जो जो किशोर होंगे, मतलब किशोर अवस्था होती है दोस्तों, 12 से 15 साल तक की जो उम्र होते हैं, उन बच्चों को मानसिक कमजोरी के कारण जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसमें जिंक और हियासोमस देने से उनको फ़ायदा पहुंचेगा। दौरा पड़ते ही अचानक प्रलाप करना, डर जाना, उत्तेजना होना आदि सभी लक्षणों में बीफो का इस्तेमाल करें। शरीर में अकड़न और चेतना शक्ति कम होने पर एमिल नाइट्रेट का इस्तेमाल करके दोस्तों उसकी अकड़न और चेतना शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। स्नायविक शूल, गर्दन का दर्द मस्तिष्क में फैल जाए तो रोगी को दौरा पड़ने पर जैल्सीमियम का इस्तेमाल करने से इस कंडीशन से भी दोस्तों फ़ायदा मिलता है। दोस्तों यहाँ पर हमने होम्योपैथिक चिकित्सा में फेरम सियानेटम 6 से 200, कैरिकम एनम मदर टिंचर की कुछ बूंदें, उसके बाद दोस्तों एबिसिथम की 1 से 2 बूंद, बरबैना, कालीकर्णम, कालीब्रोम, जिंक और हियासोमास, ब्यूफो, एमिल नाइट्रेट और जैल्सीमियम, इन दवाइयों के बारे में दोस्तों होम्योपैथिक चिकित्सा में मैंने आपको बताया है। आप इसमें से किसी एक का इस्तेमाल करके अपने रोग को दूर कर सकते हो, जो भी आपके पास अच्छा लगे। दोस्तों अब जानते हैं इसमें एक्यूप्रेशर चिकित्सा क्या है, कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा के माध्यम से किस प्रकार हम किसी भी प्रकार की मिर्गी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर एक्यूप्रेशर चिकित्सा की बात की जाए तो दोस्तों किसी भी शरीर के अंग को दबाकर किसी रोग को दूर करने की जो चिकित्सा होती है उसे एक्यूप्रेशर चिकित्सा कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी और कारगर होती है, इसलिए दोस्तों इसको बार बार अपना लेना चाहिए। मिर्गी के दौरे की हालत में नाक के नीचे और ऊपरी होठ पर जहाँ पर मूछें निकलती हैं दबाव डालने से इस दबाव से मिर्गी का दौरा दूर हो जाता है और रोगी को होश आ जाता है। पैर के तलवे पर और हथेलियों के बीच में 3 से 5 सेकंड तक आपको प्रेशर रोजाना डालना है। ऐसा करने से दोस्तों जो मिर्गी का रोगी होगा वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा और उसे भविष्य में कभी मिर्गी का रोग उत्पन्न नहीं होगा। जानते हैं दोस्तों एलोपैथिक चिकित्सा में किस प्रकार मिर्गी का इलाज किया जाता है। दोस्तों अगर एलोपैथिक चिकित्सा की बात की जाए तो एलोपैथिक चिकित्सा के मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन दोस्तों साइड इफ़ेक्ट को नज़रअंदाज करके किसी भी बीमारी को ठीक करना एलोपैथिक चिकित्सा के अंतर्गत आया है। एलोपैथिक चिकित्सा में जल्दी से जल्दी किसी भी और चिकित्सा के से आप जल्दी ही इसमें दोस्तों आप फ़ायदा उठा सकते हैं, आपका जो रोग होगा वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ कैप्सूल बताए गए हैं, जैसे कि डिलाटिन का कैप्सूल है, या फिर दोस्तों आप एप्टोडिस का कैप्सूल ले सकते हो, और एल्ट्रोक्सिन कैप्सूल लेना है आपको अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर, यानी कि दोस्तों आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर ही इसका आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों यहाँ पर कुछ निर्देश बताए हैं। निर्देश यानी कि दोस्तों आपको मिर्गी के दौरान या फिर किसी भी रोग के दौरान आपको क्या खाना है, क्या किन चीज़ों का परहेज करना है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। मिर्गी रोग होने पर खान पान की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। रोगी को भोजन में कच्ची सब्जियां और मौसमी फल अधिक खाने चाहिए। तले हुए, मिर्च मसालेदार और उत्तेजक पदार्थ कभी नहीं खाने चाहिए। उबली सब्जियां मिर्गी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहती हैं। सुबह सुबह लहसुन की एक फूटी चबाकर ऊपर से आधा गिलास पानी पी लें तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। शरीर पर तंग कपड़े कभी ना पहने। वाहन चलाने से भी बचना चाहिए। मन में प्रसन्नता बनाए रखें। सुख दुख शोक चिंता इन सभी से बचना चाहिए। सुबह शाम शुद्ध वायु में टहलने का कार्यक्रम भी आपको करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं लकवा के बारे में। लकवा दोस्तों, लकवा का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसे दोस्तों पक्षाघात कहते हैं। इसमें शरीर एक तरह से अकड़ सा जाता है, यानी कि दोस्तों शरीर का जो हिस्सा होता है वो काम करना बंद कर देता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं लकवा रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से लकवा रोग की उत्पत्ति हो जाती है। इससे पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, या फिर दोस्तों आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। आप वहाँ पर भी जाकर अगर आपको कोई पर्सनल पूछना है तो भी आप वहाँ पर हमसे पूछ सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे या फिर जो भी आपको
कैसी भी प्रॉब्लम रहे आप वो पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं लकवा रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है और क्या क्या इसके कारण होते हैं। जब एक तरफ की अधोगामी और तिरछी वायु धमनियों में बढ़ जाती है तो वही वायु दूसरी तरफ से संधि बंधनों को अपने गति केंद्रों से अलग करके उस पक्ष का घात करती है, उसे पक्षाघात कहते हैं। लकवा या पक्षाघात होने पर रोगी का आधा शरीर अकर्णीय या संवेदना रहित हो जाता है, यानी कि दोस्तों जो आधा शरीर काम करना बंद कर देता है, अर्थात वायु के प्रभाव से अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। पेट में अधिक गैस बनने के कारण, मस्तिष्क पर वायु का दबाव पड़ने के कारण, हृदय पर वायु का दबाव बढ़ना और उसके निष्कासन न होने पर शरीर पर वायु का झटका लगता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति लकवे का शिकार हो जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं जो लकवे के रोगी होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। पक्षाघात वाला अंग निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि दोस्तों जहाँ पर लकवा लगता है वो अंग काम करना बंद कर देता है। रोगी चलने फिरने में विवश हो जाता है। यदि लकवा का प्रकोप मुंह पर होता है तो मुंह टेढ़ा हो जाता है, स्नायु शिथिल हो जाता है, वह भाग फड़फड़ाता रहता है और झंझनाहट होता रहता है। शून्यता साफ दिखाई देती है, छूने पर कुछ पता ही नहीं चलता। अंग विशेष में चींटी सी चलती है, मालूम पड़ती है, याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है और दिमाग में दोस्तों बहुत प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ इसके घरेलू निदान आप किस प्रकार अपना सकते हो, किस प्रकार इसको ठीक किया जा सकता है। राई 6 मासा और अकरकरा 6 मासा दोनों को महीन पीस लें, फिर उसे शहद में मिलाकर जीभ पर नित्य 3 बार चटाने से और 3 बार लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है। कुचले के पत्ते, सांभर की सींग और सौंठ तीनों को 10-10 ग्राम में लेकर पानी में पीस डालें। अब इसे फालिज वाले हिस्से पर लगाएं, यानी कि दोस्तों जहाँ पर भी लकवा मारा है उस वाले हिस्से पर लगाने से दोस्तों बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचता है। 10 ग्राम काली मिर्च लेकर पीस डालें, फिर उसे 250 ग्राम सरसों के तेल में मिलाकर पक्षाघात वाले हिस्से पर गहरी मालिश करने से भी दोस्तों बहुत ही जल्दी असर होना चालू हो जाता है। शुद्ध कुचला और काली मिर्च दोनों को 10-10 ग्राम में लेकर खरल कर लें, फिर दोस्तों इसमें पानी मिलाकर आधी आधी रत्ती की गोलियां बनाएं। गोलियों को छाया में सुखा लें। प्रतिदिन सुबह शाम एक गोली पान में रखकर सेवन करने से लकवा रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। दोस्तों शुद्ध कुचला और काली मिर्च खरल करना आपको मतलब पीसना है उसको, फिर पानी में मिलाकर आधी आधी रत्ती की गोलियां बनाकर गोली को छाया में सुखा लेकर छाया में सुखाना दोस्तों, धूप में नहीं सुखाना उन गोलियों को। प्रतिदिन सुबह शाम एक गोली पान के साथ सेवन करने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, और जानते हैं कौन कौन से घरेलू उपाय हैं जिनको अपनाकर आप किसी भी प्रकार के लकवे को ठीक कर सकते हो। कड़वी लौकी के बीज पानी में पीसकर पक्षाघात वाले अंग पर लेप करने से भी दोस्तों जो लकवा होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक डायग्राम में बताया है कि कड़वी लौकी के बीज का लेप पक्षाघात वाले स्थान पर करने से बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है। सन्न के बीजों को कूट पीस कर चूर्ण बना लें, फिर इसमें 2 चम्मच चूर्ण शहद में मिलाकर सुबह शाम चाटने से पक्षाघात यानी कि लकवा में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। बच लेनी है आपको 70 ग्राम, सौंठ लेनी है 25 ग्राम, काला नमक 25 ग्राम, इन सभी को पीस कर बारीक चूर्ण बना लें। इसमें 4 ग्राम चूर्ण प्रतिदिन शहद के साथ उपाय करना है। दोस्तों ये आपके घरेलू उपाय भी हो सकते हैं और ये आयुर्वेदिक उपाय भी हो सकते हैं। 5 ग्राम सरजी सार को 8 गुने गर्म पानी में अच्छी प्रकार से घोल लें, फिर यह पानी रोगी को कुछ दिनों तक नियमित रूप से नित्य 2 बार पिलाने से रोगी को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है लकवा रोग में। वच 30 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, पुदीना 8 ग्राम, काला जीरा 10 ग्राम, किरौंजी 10 ग्राम, इन सभी को कूट पीस कर 4 ग्राम की मात्रा में शहद में मिलाकर सेवन करने से दोस्तों पक्षाघात में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तुलसी के थोड़े से पत्ते, सेंधा नमक और दही सबको चटनी बनाकर पक्षाघात वाले अंग पर लेप करने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। काली मिर्च को खूब महीन पीसकर सरसों के तेल में डालकर आंच पर पका लें, फिर इस तेल को नित्य रूप से सुबह शाम मालिश करने से लकवा रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। 2 चम्मच सौंठ और 1 कप उदड़ उबालकर उसका पानी दोनों को मिलाकर सुबह शाम पीने से दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है लकवा रोग में। कलौंजी के बीज की मालिश फानी द्वारा हानि पहुंचाने वाले अंग पर लगभग 1 घंटा तक करने से दोस्तों शून्यता दूर हो जाती है। आधा चम्मच सौंठ, 1 चुटकी दालचीनी का चूर्ण और थोड़ा सा शहद तीनों को 250 ग्राम यानी कि दोस्तों 1 पाव दूध के अंदर मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। आक के पत्तों को थोड़े से सरसों के तेल में पकाकर छान ले, इस तेल को सुबह शाम मालिश करने से पक्षाघात और लकवे में आराम मिलता है।
लहसुन की 4-5 कलियाँ पीसकर थोड़े से मक्खन में मिलाकर नित्य रूप से सेवन करने से दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है लकवे रोग में। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं हम इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा में होम्योपैथिक चिकित्सा किस प्रकार फायदेमंद रहती है किसी प्रकार के लकवे को दूर करने के लिए। यदि वायु बढ़ने या डिप्थीरिया होने के कारण लकवा हो तो डिप्थीरियम का इस्तेमाल करें। यदि तालू या मुंह का लकवा हो तो लाइकोपेडियम का सेवन करें। यदि लकवा का दौरा पड़ने के पश्चात दिमाग की नसें फटने का खतरा हो तो कूपरम 30 का इस्तेमाल करें। ठंड वायु प्रकोप या सीलन आदि के कारण वात व्याधि और पक्षाघात हो तो रेस्टॉक्स 30 या 200 का इस्तेमाल करें। यदि सुषुम्ना से रक्त निकलने पर और जीभ और अन्य अंगों में पक्षाघात होने पर गुत्थों का प्रयोग करें। यदि आधे चेहरे पर लकवा हो, रोगी बोल ना पाता हो, चेहरा सूख जाता हो तो ग्रेफाइनाइट्रिस 30 का इस्तेमाल करें। यदि थकान की वजह से आधे अंग पर लकवे का प्रभाव हो तो अर्जेंटम नाइट्रक्सम का इस्तेमाल करें। शरीर के निचले भाग में लकवा होने पर रेसिस्टेक्स का इस्तेमाल करने से दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। यदि वायु के कारण चेहरे पर पक्षाघात हुआ है तो हाइपेरिकम का सेवन करने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। हर प्रकार के पक्षाघात के लिए एकोनाइट नेप्लस 30 का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। टांगों का लकवा, पैरों का सुन्न हो जाने की स्थिति, पिन चुभने पर दर्द ना होना, बैठे बैठे टांगे भारी होना, टांगों का घिसकर चलना आदि सभी लक्षणों में कोनियम 30 का इस्तेमाल करें। दोस्तों यहाँ पर डिप्थीरियम, लाइकोपोडियम, कूपरम 30, रेस्टॉक्स 30, पक्षाघात में गुटखों का प्रयोग, ग्रेफाइटिस 30, अर्जेंटम नाइट्रम, रसेंडिकम, हाइपेरियम, एकोनाइट नेप्लस 30 और कोनियम 30। आप दोस्तों इसमें से किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो लकवे के रोग को दूर करने के लिए जो जो इसके अंदर बताए गए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसमें चुंबकीय चिकित्सा किस प्रकार लकवा यानी कि पक्षाघात को ठीक करने में फायदेमंद है। उच्च शक्ति वाला चुंबक चेहरे पर प्रभावित वाले स्थान पर 15 से 30 मिनट तक करना चाहिए। बाईं ओर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव और दाईं ओर चुंबक का उत्तरी ध्रुव का प्रयोग करना चाहिए। रोगी के चेहरे पर प्रतिदिन 2 बार चुंबक द्वारा प्रभावित करके तेल की मालिश करने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है लकवा रोग में। जानते हैं दोस्तों एलोपैथिक चिकित्सा किस प्रकार फायदेमंद रहती है किसी भी पक्षाघात के रोग के लिए। दोस्तों एलोपैथिक चिकित्सा ही इसमें बेस्ट मेडिसिन के रूप में आपका कार्य करती है। दोस्तों आपको इनमें से किसी दवाई को डॉक्टर के परामर्श से दिन में 2 बार लेना है। आपको दोस्तों इसमें ट्रेंटल, विट्रेनवोन और दोस्तों लोवेडॉक्स का इस्तेमाल करना है। ये कुछ टैबलेट हैं दोस्तों जो कि आपको डॉक्टर की परमिशन से ही लेनी है। टिंचर ऑफ कैंथेराइटिन की 10 बूंदें और पानी उसमें दोस्तों आधा औंस दोनों को मिलाकर एक खुराक बना लें। उसमें 3 भाग करके दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करें तो दोस्तों आपका जो लकवा और जो भी पक्षाघात का रोग होगा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एलिकक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 1 ड्रम, एलिक्चर विटामिन ए 1 ड्रम, एक्सट्रैक्ट लिवर ली 1 ड्रम, फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम और पानी 1 औंस, इन सभी को मिलाकर एक खुराक बनाएं। फिर दोस्तों दिन भर में ऐसी 4 खुराक आपको इस्तेमाल करनी है। ऐसा करने से दोस्तों जो आपका लकवा और पक्षाघात रोग है उसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। जानते हैं दोस्तों इसमें क्या निर्देश दिए गए हैं। रोगी को ठंडी तासीर के पदार्थ कभी नहीं खिलाने हैं। जाड़े के दिनों में पक्षाघात वाले अंग पर गर्म रूप सुई से सेकाई करनी है। भोजन उबला हुआ और सुपाच्य होना चाहिए। फलों का रस और खिचड़ियाँ भी उसको खिलाएं तो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम आधा सीसी का दर्द यानी कि दोस्तों जो सिर के अंदर जो आधा सीसी का दर्द उत्पन्न होता है उसको जानते हैं दोस्तों। इसे सूर्य व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जानते हैं दोस्तों इस रोग की उत्पत्ति किस तरह होती है, किस प्रकार आधा सीसी का दर्द रोग उत्पन्न होता है, किन किन वजहों से। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आधा सीसी का दर्द किस वजह से उत्पन्न होता है। आधा सीसी का दर्द जैसे सूर्य व्रत प्रायः एक निश्चित समय में होता है। प्रातःकाल सूर्य के निकलने के से लेकर सूर्य छुपने तक यह दर्द बना रहता है। यह अत्यधिक मानसिक परिश्रम, पेशाब के रोग, वायु बढ़ने, धातु दोष आदि के कारण होता है। आधा सीसे का दर्द पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक होता है। स्त्रियों में यह बीमारी मानसिक धर्म की गड़बड़ी, प्रसव के बाद कष्ट और दिमागी परेशानी के कारण होती है। जो लोग हर समय बैठे रहते हैं या गंदगी में रहकर जीवन बिताते हैं उनको भी यह रोग का दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। जानते हैं दोस्तों इस रोग के लक्षण क्या हैं। आधा सीसी के रोग में
मुंह और सिर के आधे दाएं और बाएं भाग में सूर्य के निकलते ही तेज दर्द शुरू हो जाता है। कई कई बार तो दर्द इतना तेज होता है कि रोगी को बेचैन कर देता है। दर्द के कारण उसे खाना पीना उठना बैठना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस दशा में रोगी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जाता है। कपाल में तेज दर्द, जाड़ा लगना, बार बार जम्बाई आना और उल्टी आने पर बहुत ज़्यादा प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं। दोस्तों, ये आधा शीशी का जो दर्द होता है उसमें सूर्य के निकलने के साथ ही तेज दर्द उत्पन्न होता है। खाना पीना उठना बैठना अच्छा नहीं लगता। दिन प्रतिदिन रोगी कमज़ोर होता है और साथ ही साथ दोस्तों खोपड़ी के अंदर दर्द होता है, जाड़ा लगता है, बार बार जम्बाई और उल्टी आने के प्रमुख लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसमें घरेलू चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद रहती है किसी भी आधा शीशी के दर्द को दूर करने के लिए। आपको ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ा हुआ अंगोछा सिर पर रखना चाहिए। आंखों पर प्रकाश न पड़ने दें। उचित मात्रा में निद्रा ग्रहण करें, व्यायाम करें और विश्राम करें। शरीर में तेल मालिश करके स्नान करें। इन सभी क्रियाओं को सूर्यवत धीरे धीरे आपको कम करना हो जाता है। नारियल की सूखी गिरी 25 ग्राम और मिश्री 25 ग्राम दोनों को सेवन सूर्य निकलने से पहले आपको करना है। अकरकरा की लकड़ी छीलकर कभी बाईं और कभी दाईं ओर चबाकर रस चूसने से दोस्तों दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है और दर्द तभी की तभी रुक जाता है। 3 से 4 ग्राम काले तिल और 2 ग्राम वाइविडंग दोनों को पानी के अंदर पीसकर चंदन की तरह माथे पर थोड़ी थोड़ी देर तक लगाएं। लौंग, हींग और लहसुन तीनों को सूखा पीसकर तिल के तेल में पकाएं। फिर तेल को ठंडा करके छान लें और शीशी में भरकर रख लें। प्रतिदिन सुबह शाम 2-2 बूंद तेल नाक के नथों और कान के अंदर डालने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। काली मिर्च पीसकर माथे पर लेप करने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है आधा शीशी के दर्द में। दर्द वाली दिशा में कान में कागजी नींबू का रस टपकाने से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। गाय का ताज़ा घी 2-2 बूंद नाक के दोनों नसों में डालने से भी आधा शीशी का दर्द जल्दी ही खत्म हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो डायग्राम है, जो चित्र बताया है, नारियल की सूखी गिरी आधा शीशी में के लिए कल्याणकारी होता है। चलिए दोस्तों, और जानते हैं इसमें 1 चुटकी नौशादर और आधा चम्मच अदरक का रस दोनों को शहद में मिलाकर चाटने से भी आधा शीशी का दर्द ठीक हो जाता है। सूर्य निकलने से पहले जलेबी का रस पीने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जिस हिस्से में सिर दर्द हो उसके दूसरी तरफ नाक के नथनों में शुद्ध शहद की 2 से 3 बूंद डालने से भी आधा शीशी का दर्द दूर हो जाता है। बड़ी इलायची का छिलका पानी में पीसकर चंदन की तरफ माथे पर लगाने से भी आधा शीशी का दर्द ठीक हो जाता है। रीठे को पानी में पीसकर 1-1 बूंद नाक में टपकाने से भी आधा शीशी का दर्द ठीक हो जाता है। सिरस के बीज पीसकर बार बार सूंघने से आधा शीशी का दर्द ठीक हो जाता है। तंबाकू के हरे पत्तों का रस निचोड़कर दर्द वाले भाग के दूसरी ओर आँख में धीरे धीरे सलाई से सुरमई की तरफ लगाने से भी आधा शीशी का दर्द दूर हो जाता है। सूर्य उदय से पहले आधा कप अंगूर का रस पीने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। चौलाई और जटामासी के 2-2 चम्मच रस में गाय का घी और दूध मिलाकर उबालने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जब रस व दूध जल जाए और घी रह जाए तो उसके 3 से 4 बूंदें नाक के नथनों में टपकाने से भी आधा शीशी का दर्द दूर हो जाता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में। आयुर्वेदिक चिकित्सा दोस्तों किसी भी रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए कारगर चिकित्सा होती है। इस चिकित्सा का फ़ायदा आप किसी भी तरह उठा सकते हो। इसके ना तो दोस्तों कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ना ही ये कोई महंगी चिकित्सा होती है। साथ ही साथ दोस्तों हर प्रकार के रोग को दूर करने के लिए सबसे अच्छी जो आयुर्वेदिक चिकित्सा होती है। आज के समय में दोस्तों पूरी दुनिया आयुर्वेद की तरफ बढ़ती जा रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं आधा शीशी के दर्द के लिए आयुर्वेद चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है। तरबूज के छिले हुए बीज, काली मिर्च, सौंफ, लौंग और वाइविडंग सभी को समान मात्रा में लेकर पानी के साथ पीस लें। फिर उसमें दोस्तों दूध में घोलकर उसे पीने से आधा शीशी का दर्द ठीक हो जाता है। फिटकरी का भस्म और सोना गेरू दोनों को 1-1 चुटकी चूर्ण दूध में मिलाकर पीने से आधा शीशी का दर्द बहुत ही जल्दी ठीक होता है। आंवला, हरड़ बहेड़ा की छाल, धनिया और वाइविडंग सभी को समान मात्रा में लेकर 2 कप पानी में औंटाकर काढ़ा बनाएं। जब काढ़ा 1/4 रह जाए, यानी कि जब काढ़ा 25% रह जाए, तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर सेवन करने से आधा शीशी का दर्द ठीक हो जाता है। पीपल के पंचांग का सत्व और मिश्री की चाशनी दोनों को मिलाकर 3 ग्राम की मात्रा में चटनी की तरह चाटने से और ऊपर से दूध पीने से भी आधा शीशी का दर्द ठीक हो जाता है।
चलिए दोस्तों और जानते हैं हम आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में। 5 ग्राम सौंठ, 1 चुटकी कपूर और आक की 5 बूंदें सभी को थोड़े थोड़े पानी में भिगो दें। फिर इसे सूंघें, छींक आने पर आधा शीशी का दर्द रुक जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। दोस्तों बबूल का गोंद, काली मिर्च और तुलसी की पत्तियाँ तीनों को पानी में पीसकर माथे पर लेप करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। मालकांगनी का तेल, कपूर, सरसों का तेल और बादाम का तेल, इन सभी को उचित मात्रा में लेकर मिला लें। इस तेल में सिर की मालिश करें और मस्तक पर इसे लगाएं। त्रिफला, हल्दी और नींबू की छाल तीनों को बराबर की मात्रा में लेकर काढ़ा बनाकर कुछ दिनों तक पीने से भी दोस्तों आपका आधा शीशी का दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। सूखा धनिया, बेलपत्र और आंवले का चूर्ण सभी को थोड़े से गुलाब जल में पीसकर माथे पर लेप करने से आपको अनेक फ़ायदे होंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है आधा शीशी के दर्द में। पुराना आधा शीशी का दर्द अगर बाईं ओर है तो सूर्य उदय के साथ शुरू होता है। इसके लिए आपको बेलाडोना 3 या अंकिका 3 का बारी बारी से इस्तेमाल करना है। सिर में कभी बाईं तरफ और कभी दाईं तरफ भयंकर दर्द होता है तो सिर में ठंडापन मालूम पड़ता है। इस कंडीशन में बेटम एल्प का इस्तेमाल करें। अनिद्रा, मानसिक तनाव और चिंताओं के कारण आधा शीशी का दर्द हो तो इन सभी लक्षणों में सिफिगुआ रेसिमोसा या फिर एक्टिया रेसिमोसा 3 का इस्तेमाल करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। यदि मानसिक श्रम करने वाले के सिर में सूर्योदय के बाद दर्द हो जाता है तो अजेंटम नाइट्रम का इस्तेमाल करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। आधा सिर में दर्द, झटके लगते हैं, सब भाव चिड़चिड़ा हो जाता है, इन सभी लक्षणों में सीपिया का इस्तेमाल करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी एलोपैथिक चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है आधा शीशी के लिए। एलोपैथी में आधा शीशी दर्द को खाने के लिए किस प्रकार की चिकित्सा है, जैसे कि दोस्तों इसमें सबसे है कॉम्बीफेलम, डिस्प्रिन की टैबलेट ले सकते हो आप, एमफ्लैम की टैबलेट, डोपोलर की टैबलेट, जूपर की टैबलेट, एनाफ्लैम की टैबलेट का इस्तेमाल करके आप दोस्तों किसी भी आधा शीशी के दर्द को ठीक कर सकते हो। लगाने की कुछ दवाएँ हैं जैसे कि दोस्तों आप रेलोन या फिर ओलेसन ऑयल का अगर आप अपने सिर पर लगाते हो तो भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सिर यानी कि दोस्तों माथे पर इसका लेप करते हो तो दोस्तों आपका आधा शीशी का दर्द ठीक हो जाता है। एंटीपायरिन 1:3/4 ड्रम और कैप्रिन साइट्रेट आधा ड्रम दोनों को थोड़े से गोंद के अंदर पानी में मिलाएं। फिर उसके बाद दोस्तों इस दवा की 20 गोलियाँ बनाकर एक एक गोली दोपहर को शाम का भोजन के बाद पानी के साथ लेनी है। दोस्तों जो एंटीपायरिन है 1:3/4 यानी कि दोस्तों ये हो गया लगभग दो ड्रम लेना है आपको, लगभग 2 ड्रम से थोड़ा सा कम। कैफ्रिन साइट्रेट आपको आधा ड्रम लेना है, दोनों को गोंद के पानी में मिलाकर सेवन करना है 20 गोलियाँ बनाकर, दोपहर को शाम को करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम कटीसूल यानी कि कमर का दर्द जो होता है उस रोग के बारे में जानते हैं। इस रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है। दोस्तों सर्दी लगने, फ्लू, गर्भाशय गिरवा का पीड़ा, पानी में भीगने, देर तक एक ही स्थिति में काम करने, ठंडी हवा में भ्रमण करने, अधिक देर तक परिश्रम करने और टहलने से स्त्रियों में श्वेत पड़तर और मानसिक धर्म की गड़बड़ी आदि के कारण पर्याप्त दोस्तों कमर में दर्द होता है। दोस्तों जो महिलाएं होती हैं उनमें सर्दी लगने की वजह से, फ्लू और गर्भाशय गिरवा की पीड़ा की वजह से, पानी में ज़्यादा भीगने की वजह से, देर तक एक ही स्थिति में काम करने जो कि पुरुष करते हैं, ठंडी हवा में भ्रमण करने की वजह से या जैसे किसी को ठंड लग जाती है, अधिक देर तक परिश्रम करने और टहलने से स्त्रियों में श्वेत पड़तर और मासिक धर्म की गड़बड़ी के कारण पर्याय कमर में दर्द होता है। इस रोग के लक्षण क्या हैं दोस्तों। रोग के लक्षण मैं आपको बता देता हूँ। यदि वात के प्रकोप से कमर में दर्द हो जाता है तो उसे कटीसूल कहते हैं। इस रोग में रोगी को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, वह सुविधा के अनुसार ना तो खड़ा होता है और ना ही वो सीधी प्रकार से अपनी कमर को ठीक कर पाता है। उसे हल्का बुखार, चलने फिरने और हिलने डुलने में कमर में तेज दर्द होता है। कई बार रोगी खाट पकड़ लेता है और उठ नहीं पाता। दोस्तों ये कमर का दर्द होता है वो वात प्रकोप के कारण होता है। कमर में दर्द कटीसूल कहलाता है। रोगी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अपनी सुविधा के अनुसार ना तो वो खड़ा हो पाता है ना उसकी कमर सीधी हो पाती है। उसे हल्का बुखार, चलने फिरने और डुलने फिरने में भी दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों वो खाट को पकड़ कर लेट जाता है और उठ ही नहीं पाता। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम इसमें घरेलू उपाय किस प्रकार हैं, आप कौन कौन से घरेलू उपाय अपनाकर कमर के दर्द को ठीक कर सकते हो। 4 रत्ती वच का चूर्ण पेठे के रस में मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से वात का कमर का दर्द ठीक हो जाएगा।
सफ़ेद चंदन का बुरादा 60 ग्राम और अर्क गुलाब 50 ग्राम दोनों को 4 घंटे तक भिगो दें। जब आधा किलो मिश्री का चाशनी में चंदन और अर्क गुलाब मिलाकर 2-2 चम्मच सुबह शाम सेवन करने से आपके कमर के दर्द में फ़ायदा पहुंचेगा। दोस्तों यहाँ पे एक डायग्राम है जो अर्क गुलाब के साथ सफ़ेद चंदन का प्रयोग करने से कटी सूल के लिए सबसे अच्छी रामबाण होती है। रुई के बोंडे तथा फूल को गुलाब जल या पानी में औटाने से जब पानी आधा रह जाए तो गुड़ की चाशनी में मिला दें। इससे 6-6 ग्राम की मात्रा सुबह शाम सेवन करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है किसी भी प्रकार के कमर दर्द में। नींबू के सूखे छिलकों को सुबह पानी में भिगो दें, शाम को चाशनी बनाकर छिलकों को पानी सहित उसमें घोटें तो दोस्तों फिर आपको 2 चम्मच चाशनी खाकर ऊपर से गाय का दूध पीने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा कमर के दर्द में। 10 ग्राम खरखर और 10 ग्राम मिश्री दोनों को कूट पीस कर चूर्ण बना लें। फिर प्रतिदिन आपको 10 ग्राम चूर्ण गर्म दूध के साथ लेना है। ऐसा करने से दोस्तों आपके कमर का दर्द जल्दी ही ठीक हो जाएगा। 6 ग्राम सौंठ और 6 ग्राम गोखरू दोनों को काढ़ा बनाकर सेवन करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है, कमर के लिए रामबाण होती है। सरसों का तेल 200 ग्राम और कपूर 30 ग्राम दोनों को मिलाकर एक शीशी में डालकर धूप में रख दें। थोड़ी देर बाद शीशी को अच्छी प्रकार हिलाकर कमर पर तेल लगाकर मालिश करने से कमर का दर्द ठीक हो जाता है। 50 ग्राम गोले यानी जो नारियल का तेल होता है, गोले का तेल, 2 लहसुन की पुत्ती और थोड़ा सा अड़ूसा का जड़ तीनों को आग में अच्छी प्रकार गर्म करके तेल को छानकर कमर पर मालिश करने से भी दोस्तों कमर का दर्द जल्दी ही दूर चला जाता है। सौंठ और गिलोय दोनों को बराबर मात्रा में मोटा मोटा कूट लें, फिर उसमें 2 कप पानी में उसे उबालें। फिर दोस्तों इसे आप ठंडा करके छान लें। प्रतिदिन भोजन के बाद 2 चम्मच की मात्रा में सेवन करने से आपका कमर का दर्द ठीक हो जाता है। बबूल की गोंद पीस कर चूर्ण बना लें। आधा चम्मच चूर्ण पानी के साथ खाने से भी आपका कमर का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, आप इसमें से किसी भी को भी अपनाकर आप अपना इलाज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो जाए। यहाँ पर और दोस्तों घरेलू उपाय बताए हैं, जैसे कि आम की गुठली की 7-8 गिरी को आधा किलो सरसों के तेल में पकाएं, फिर उसे छानकर इस तेल की मालिश ऊपर तक करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा किसी भी प्रकार के कमर को दर्द को ठीक करने के लिए। अश्वगंधा चूर्ण 2 भाग, सौंठ 1 भाग और मिश्री 3 भाग तीनों को मिलाकर सुबह शाम लगभग 2 चम्मच की मात्रा में सेवन करने से भी दोस्तों आपको आधा शीशी का दर्द ठीक हो जाएगा। पीपल की छाल को पीसकर महीन चूर्ण बना लें। इसमें से 2 चम्मच चूर्ण को काढ़ा बनाकर प्रतिदिन सुबह शाम उपयोग करने से भी दोस्तों आपका जो आधा शीशे का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। जो आपका कमर का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। 25 ग्राम सूखे आंवले, 50 ग्राम गुड़ और 10 ग्राम सौंठ, इन तीनों को 1 गिलास पानी में उबालने से फिर उसे छानकर दिन में 4 बार पीने से भी आपका कमर का दर्द जल्दी ही दूर हो जाएगा। जानते हैं दोस्तों इसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा किस प्रकार आपकी हेल्प करती है। आपको 25 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम हरड़ और 15 ग्राम अजमोदा सभी को कूट पीस कर छान लें। फिर इसमें आपको 1 चम्मच चूर्ण सुबह और शाम को गर्म पानी के साथ सेवन करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। सफ़ेद जीरा 10 ग्राम, काला जीरा 10 ग्राम, हींग 5 ग्राम तीनों को थोड़ा सा नमक मिलाकर फिर उसमें सफ़ेद जीरा तथा काला जीरा घी में भूनें। फिर इन सभी को दोस्तों पीस कर चूर्ण बना लें। आधा चम्मच चूर्ण शहद के साथ चाटने से भी दोस्तों आपको फ़ायदा पहुंचता है। 25 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम हरड़, 15 ग्राम अजमोदा और 10 ग्राम सेंधा नमक, इन सभी को लेकर महीन चूर्ण बनाकर दोस्तों 1 चम्मच चूर्ण सुबह और 1 चम्मच चूर्ण आपको शाम को सेवन करने से भी आपको फ़ायदा पहुंचता है। अड़ूसे के पत्ते पर जरा से सरसों का तेल, 2 चुटकी हल्दी और 2 चुटकी सौंठ मिलाकर गर्म करके कमर पर बांधने से भी दोस्तों रात भर में जो कमर का दर्द होता है वो जल्दी चला जाता है। या फिर दोस्तों आप 250 ग्राम पिसी हुई हल्दी, 50 ग्राम कुलचा और 50 ग्राम पिसी हुई कबूतर की बीट, इन सभी को आधा किलो तेल में पकाएं। तेल में पकाना है। फिर उसमें दोस्तों आपको 5 ग्राम पिसी हुई काली मिर्च, 100 ग्राम अरंड का तेल मिलाकर कमर पर मालिश करने से भी दोस्तों आपको फ़ायदा पहुंचता है। सौंठ, काली मिर्च, वाइविडंग और सेंधा नमक सभी को 10-10 ग्राम की मात्रा में कूट पीस कर चूर्ण बना लें। प्रतिदिन सुबह 1 चम्मच चूर्ण गर्म पानी या गाय के दूध के साथ सेवन करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। रासना, गिलोय, एरंड की जड़, देवदारू और सौंठ, इन सभी को थोड़ा थोड़ा लेकर 2 कप पानी में काढ़ा बनाकर सेवन करने से भी आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है किसी भी प्रकार के कमर दर्द को ठीक करने के लिए। सौंठ, हरड़ और गिलोय तीनों को चूर्ण बनाकर
रख लें। आधा आधा चम्मच सुबह शाम आपको इस चूर्ण का सेवन करना है। मुंडी, सौंठ, काली मिर्च, हल्दी, भुनी हुई रासना, इन सभी को बराबर मात्रा में चूर्ण पीसकर आपको बना लेना है। 1 चम्मच चूर्ण गर्म पानी के साथ सेवन करना है दोस्तों आपको। ऐसा करने से दोस्तों आपको जो कमर का दर्द है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम जड़ी बूटी के माध्यम से किस प्रकार कमर के दर्द को ठीक किया जा सकता है। आप यहाँ पर कुछ जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके कमर के दर्द को ठीक कर सकते हो। अरंड के पत्ते पर सरसों का तेल लगाकर हल्का गर्म करके कमर पर बांधने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है। नीम की पत्तियां पीसकर उसमें जरा सा बबूल का गोंद मिलाकर कमर पर लेप करें, फिर ऊपर से उस पर पट्टी बांध लें। ऐसा करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा। गुलाबद्वी का फूल पीसकर कमर पर लेप करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदे पहुँचते हैं। शीशम के पत्ते, तने की छाल और फलियां, तीनों को पानी के अंदर पीस लें। फिर दोस्तों इसमें जरा सा सौंठ और 2 लौंग मिलाकर यह लेप रात में सोने से पूर्व कमर पर बांधने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसकी प्राकृतिक चिकित्सा किस प्रकार फायदेमंद है कमर के दर्द को दूर करने के लिए। गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर कपड़ा भिगोकर कमर की सिकाई करने से भी दोस्तों कमर का दर्द जल्दी चला जाता है। कमर पर गर्म पानी और की धार 2 मिनट तक छोड़ने से भी कमर का दर्द ठीक हो जाता है। जाड़े की ऋतु में पीठ और कमर खोलकर धूप में 10 मिनट तक सेक करें। सूर्य की किरणें सिकाई से कमर का दर्द जाता रहता है। यदि पेट में कब्ज है, एनीमा लगाएं। एनीमा के बाद केवल दूध या मौसमी का रस पीने के बाद भी दोस्तों कमर का दर्द ठीक हो जाता है। जानते हैं दोस्तों इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है। होम्योपैथिक चिकित्सा में किस प्रकार हम अपना सकते हैं कमर के दर्द को दूर करने के लिए। यदि कमर में तेज दर्द होता है, बेचैनी उठती है, बैठने में परेशानी आदि सभी लक्षण दे तो रस्टॉक्स 30, रूटा 30 और कैलेरिया 30 बारी बारी से उचित मात्रा में दें। अगर कमर में आम बात का दर्द है तो वायोला आडोडेटा देना चाहिए। कमर की संधियों में ऐसा दर्द मानो सारी पीठ में फैल गया हो, उसके लिए लैक्टिक एसिड दें। यदि कमर का दर्द पुराना है तो आपको मोडियम का इस्तेमाल करना है। कमर के दर्द में बायोनिया और रस्टॉक्स बारी बारी से इस्तेमाल करें। अधिक आयु के स्त्री पुरुष को वायुजनित रोग या कमर के दर्द होने पर सिफुगिया 200 का इस्तेमाल करें। कमर का दर्द, पेट में कब्ज की शिकायत, दिल हिलाने वाले दर्द, आराम करने पर भी टीस उठे, ऐसे सभी लक्षणों में बायोनिया L30 का इस्तेमाल करें। साधारण रूप से कमर के दर्द को पैसिफ्लोरा एंटोनेटा का इस्तेमाल करने से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन है जैसे कि केक्लेरा, वायोला ऑटोडेटा, लैक्टिक एसिड, मेडोरिनम, रस्टॉक्स, बायोनिया, सिमिसुफेगिया 200, बायोनिया L30 और पैसिफ्लोरा एनकार्डेंटा। इनमें दोस्तों आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करके अपने कमर के दर्द को ठीक कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आप चिकित्सक आपको बता दें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम इसकी एक्यूप्रेशर चिकित्सा के बारे में। एक्यूप्रेशर चिकित्सा से किस प्रकार कमर के दर्द को ठीक किया जा सकता है। कमर का दर्द कूल्हे के दर्द, टांगों, पैरों और एडियों तक जाता है। इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए दोनों पैरों को संपूर्ण तलवों पर नीचे धीरे धीरे दबाव करना है, जैसा कि दोस्तों इस चित्र में बताया गया है। रोगी के नितंब से लेकर दोनों टांगों की पीढ़ियों तक 2-2 अंगुल के अंतर पर दबाव करने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है। दोनों पैरों की एडियो के मध्य भाग में दबाव डालने से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के दौरान कमर की जो दर्द होता है वो जल्दी ही फायदा पहुँचाता है। दोनों हाथों के बीच की घाई पर धीरे धीरे प्रेशर डालने से काफ़ी लाभ होता है। सभी दबाव आपको दोस्तों 3 से 5 सेकंड तक वो भी तेज़ स्पीड से करने हैं, धीरे धीरे नहीं करना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं एलोपैथिक चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है कमर के दर्द को ठीक करने के लिए। एलोपैथी में कमर के दर्द के लिए खाने की कुछ दवाएं कुछ इस प्रकार है दोस्तों। रोमेमेसिल टैबलेट, ब्रूफिन टैबलेट और दोस्तों डिक्लोरेन का टैबलेट या फिर दोस्तों मेलाक्रोइड टैबलेट का इस्तेमाल करने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। कमर दर्द के लिए लगाने के लिए दोस्तों कुछ दवाएं हैं, जैसे कि आप वोवेलन क्रीम, डिक्लोरेंट क्रीम और फैक्स ऑयल और डोलोनेक्स क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जो डिक्लोरेन क्रीम है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद क्रीम होती है और डिक्लोरेन की टैबलेट भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है कमर के दर्द को दूर करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसमें निर्देश क्या है, क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है। कमर दर्द में पथ्य की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, अतः दोस्तों बादी चीज़ों का प्रयोग ना करें। काम करते समय आगे की ओर ना झुकें, शरीर को पोंछें और मोड़ने वाले व्यायाम भुजंगासन, शलभासन, मयूरासन आदि करने चाहिए। सख्त बिस्तर, दरी या तख्त आदि पर नग्न ना लेटें।
पीठ के बल लेटते समय गर्दन और हाथ पैर पर सीधे रखने चाहिए। गर्मियों में तोरई, टिंडे, परवल, पालक और जाड़ों में आलू, मेथी, चौलाई का सेवन करें। प्रतिदिन सुबह शाम नियमित रूप से पीठ और कमर का मालिश करवाना चाहिए। सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में जरा सी पिसी हुई सौंठ मिलाकर पिएं। मन को शांत रखें। क्रोध, लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या और द्वेष आदि से बचना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे ये निर्देश थे। जो भी आपको कमर में दर्द हो तो आपको खाने पीने के लिए ये निर्देश बताए हैं कि आपको इन किन चीज़ों का खाना है और किन चीज़ों का आपको परहेज करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों ये हमारा हेल्थ का चैनल है। यहाँ पर मैं हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की जो डिजीज़ होती हैं उनके लिए हर प्रकार की चिकित्सा लाता हूँ और दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं। तो दोस्तों आप प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ये दोस्तों भविष्य में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रह सकता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को नमस्कार।